कहानी की शुरुआत वुडी को दिखाते हुए होती है, जो किसी आम बेरोजगार युवक की तरह अपनी जिंदगी की उलझनों में फंसा हुआ था। उसके पास काबिलियत तो थी, लेकिन काम का कोई ठिकाना नहीं था। आलम कुछ ऐसा था कि अब उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके इन ताम झाम से तंग आकर बिना वुडी के जज्बातों का ख्याल किए उसे छोड़कर चली जाती है। यहाँ तक कि उसका रूममेट भी अगले ही दिन कमरा खाली कर देता है, जिसके कारण वुडी देखते ही देखते अपनी जिंदगी में अकेला हो जाता है। इतना अकेला कि अब उसे अपना घर भी काटने को दौड़ रहा है। इसीलिए सब कुछ एक कबाड़ी वाली को बेचकर वापस अपने घर आने का फैसला करता है। घर के माँ बाप के साथ छोटी बहन भी रहती है, लेकिन आम परिवारों में जहाँ बच्चों को देखकर माता पिता खुश होते हैं, वहीं यहाँ मामला थोड़ा उल्टा है। ना जाने क्यों वुडी को वापस देखकर उन सभी का मुंह उतर जाता है और उसके साथ मौजूद ढेर सारे बैग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अब वो यहीं रहने वाला है। दरअसल वुडी एक नंबर का आलसी है, जो इतने सालों बीजिंग में बर्बाद करने के बाद भी वहाँ सेटल नहीं हो पाया और अब मुसीबत बनकर उन लोगों के सर पर आ गया है। पिता मिस्टर लेंग कहते हैं, हर कोई कुछ न कुछ करके अपने परिवार को फाइनेंशियली मदद करता है। यहाँ तक कि तुम्हारी बहन जिंग भी खुद टैक्सी ड्राइवर है, परंतु तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। आखिर तुम क्या करोगे? वो कहता है, मैं भी अपने लिए कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा, आप लोग परेशान न हो। जिसके बाद वुडी अगली सुबह कई जगह पर इंटरव्यू देता है, लेकिन हर जगह से नाकामी हाथ लगती है। अब कहीं ना बात बनने की वजह से पिता उसे अपनी कंपनी के सुपरवाइजर मिस्टर झांग के घर लेकर जाते हैं, ताकि वहां किसी ठेकेदार से कहकर उसे नौकरी पर रख ले। परंतु यहाँ अलग ही बवाल चल रहा था। मिस्टर झांग की पत्नी उन्हें बुरी तरह पीट रही है, जिसके चलते उनके लिए एम्बुलेंस तक बुलानी पड़ गई और दोनों बाप बेटे को बदकिस्मती से यहाँ भी नाकामी हासिल हुई। एक रोज वुडी जब बगल के मेडिकल शॉप में फ्री में मिल रहे अंडों को लेने के लिए लाइन में लगता है, तभी वहां उसकी मुलाकात अपनी बचपन की दोस्त और लोकल न्यूज रिपोर्टर फेंग ल्यूल्यू से हो जाती है। फेंग उसे पहली नजर में पहचान लेती है और पूछती है, तुम तो बीजिंग में थे, आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? वो बताता है, मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए उनका ख्याल रखने के लिए मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। वैसे तुम यहाँ किस सिलसिले में आई हो? फेंग कहती है, मैं दरअसल अपने चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ, बस उसी काम में लगी हूँ। वैसे तुम आजकल क्या कर रहे हो? स्कूल खत्म होने के बाद तो तुम किसी रहस्य की तरह गायब ही हो गए। वुडी कहता है, असल में मैं अभी गैप कर रहा हूँ। फेंग पूछती है, ये गैप क्या होता है? वो कहता है, गैप मतलब अपनी प्रोफाइल को लो करके आराम फरमा रहा हूँ। तो इसी बात पर फेंग उससे उसका नंबर मांग लेती है और फिर जाते जाते पूछती है, क्या तुम अगले महीने स्कूल के रीयूनियन में आ रहे हो? पूरी तरीके से फ्री और निठल्ला बैठा वुडी इस सवाल का जवाब ऐसे देता है मानो पूरे देश की अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर हो। उससे ज्यादा बिजी कोई हो ही नहीं सकता। वेल, आखिर ऐसा करना भी लाजमी है। अब लड़की के सामने अपनी बेइज्जती थोड़ी ना करवा लेता, इसीलिए बात को ये कहकर टाल देता है, हाँ देखता हूँ, अगर मेरे बिजी शेड्यूल में से कुछ समय निकला तो जरूर आऊंगा। वेल, फेंग के सामने वुडी चाहे जितना हीरो बनने की कोशिश करे, लेकिन हकीकत में उसको अपनी हालत का अच्छे से अंदाजा है। यहाँ तक कि पूरा परिवार रोजाना उसे खाना टाइम पर दे न दे, लेकिन ताना देना बिल्कुल नहीं भूलते। जीवन में एक लड़के के लिए सबसे बुरा दौर क्या हो सकता है? उसका बेरोजगार रहना, जहाँ दूसरे तो उसे छोड़ देते हैं, अपनों से भी सम्मान नहीं मिलता। और बेचारा वुडी भी कुछ इसी तरह के वक्त से गुजर रहा है। एक रोज फेंग उससे मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ दोनों अपनी स्कूल के वही पुराने दिनों को याद करते हैं। उस जगह पर नूडल्स का आनंद लेते हैं जहाँ पहले भी कभी खाया करते थे। वहीं दूसरी तरफ घर में सफाई के दौरान माँ को एक पेपर मिला, जो वुडी के द्वारा लिखी गई एक स्क्रिप्ट है और उस पर लिखा हुआ है, ही कम्स फ्रॉम अफार। साथ ही इसे कॉन्फिडेंशियल बोलकर खोलने के लिए मना किया गया है, लेकिन फिर भी माँ दूसरे कमरे में पड़ी अपने चश्मे को लाकर उसे पढ़ना शुरू कर देती है। और तो और पढ़ते पढ़ते मुस्कुराती भी है। अब इसमें ऐसा खास क्या था, इसका पता हमें कहानी में आगे चलेगा। दूसरी तरफ फेंग अपने पुराने दोस्त वुडी को पाकर काफी खुश थी। उससे पूछती है, क्या तुम्हें लुई जोंग याद है, जो हमारी क्लास में हुआ करता था? वो बीजिंग की एक बड़ी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है। तुम्हारी कभी उससे मुलाकात तो हुई होगी? वुडी कहता है, नहीं, कभी नहीं, उससे नहीं मिला मैं। शायद वो बीजिंग की दूसरी तरफ रहता हो। फिर वो उससे उसके काम के बारे में पूछती है, जिस पर वुडी बताता है, वैसे तो कई लोग इस काम को छोड़ चुके हैं, लेकिन मैं किसी तरह टिका हुआ हूँ। सच कहूँ तो स्क्रिप्ट लिखने का भी ठीक से समय नहीं मिल पाता। मैं तो बस ये सब कुछ दिल से करता हूँ
और अब कुछ खास पैसे भी नहीं मिलते। वैसे तुम एक अच्छी जर्नलिस्ट हो तो आखिर यहाँ पर अपना समय क्यों खराब कर रही हो? तुम्हें तो किसी बड़े शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। फेंग कहती है, हाँ तुम्हारी बात में तो दम है, लेकिन मुझे यहाँ अपने परिवार का ख्याल रखना पड़ता है, खास तौर पर मेरे बेटे का। अब उन्हें छोड़कर जाना भी तो मुमकिन नहीं है। तो फिर वुडी उससे पूछता है, तुम्हारा पति क्या करता है? वो कहती है, अब हम लोग एक साथ नहीं रहते। क्या तुम्हें यांगबो याद है जो हमारी क्लास में था? वुडी ने कहा, हाँ हाँ, उसे कैसे भूल सकता हूँ। वो तो पूरे स्कूल की लड़कियों को गंदी नजरों से देखने के लिए फेमस था। एक नंबर का बेहद वाहियात आदमी था। फेंग बोलती है, हाँ वही मेरा पति है। जो सुनते ही वुडी कुछ पलों के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद घूमते फिरते वुडी उसे पूछता है, वैसे तुम अभी किस चीज की डॉक्यूमेंट्री बना रही हो? फेंग कहती है, मैं एक शख्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रही थी जो इस शहर को छोड़कर पहली बार बाहर गए और फिर वापस यहीं लौटकर बस गए। मैं उनकी जिंदगी के तजुर्बे लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि आखिर कैसा लगता है जब एक आदमी उस जगह को छोड़कर जाता है जहाँ पर वो जन्मा, जहाँ उसके पुरखों का आशियाना है। हर कण कण में बचपन की वो चुलबुली यादें, इन सब चीजों को दिल में समाकर न जाने उसने एक अनजान शहर में कितनी उलझनों की रातें गुजारी होंगी। लेकिन अफसोस, कुछ रोज पहले ही उसकी मौत हो गई और अब मैं कुछ और लोगों को ढूंढ रही हूँ। इस दौरान फेंग वुडी की तरफ देखते हुए कहती है, वैसे मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो शायद इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वुडी उसका इशारा झट से पकड़ लेता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी यह नहीं कर सकता। मैं इतना बूढ़ा थोड़ी ना हो गया हूँ जितना कि तुम मुझे समझ रही हो। वो बोलती है, लेकिन इसमें गलत क्या है? तुम्हारी वजह से ना जाने कितने लड़के जो इस वक्त डिप्रेशन से गुजर रहे होंगे, उन्हें सहारा मिलेगा। और तुम मुझसे 2 महीने बड़े भी तो हो। इस पर वुडी भौंचक्का रह जाता है और उसे पूछता है, क्या तुम्हें अभी भी मेरा बर्थडे याद है? जिसका जवाब फेंग हल्की से मुस्कुराहट के साथ देती है। और फिर हम वुडी को घर की ओर जाते हुए देखते हैं, जो अपनी सभी पुरानी ट्रॉफीज, किताबों को साफ करके एक जगह इकट्ठा कर रहा है। उसने माँ युई से 2000 रुपए भी लिए, जिसे इंटरव्यू के दौरान जब फेंग रिकॉर्ड कर रही होती है तो दिखावे के तौर पर उन्हें वापस कर देता है, जिससे दुनिया को लगे कि वो जो कुछ भी कमाता है अपनी माँ के हाथों में रख देता है। लेकिन हकीकत कोई नहीं जानता कि ये पैसे खुद उसकी माँ ने ही दिए हैं। उल्टा इसमें से 400 रुपए वो अपने पास भी रख लेता है। उसके आस पड़ोस के लोग भी इस एपिसोड में फिल्माए जाते हैं, जो उसके बचपन की नालायकियों का जिक्र करते हैं। वहीं उसके बहन के हिसाब से वुडी किसी नौकरी के लिए बना ही नहीं है, वो तो आलसी है। पिता लेंग तो उससे तब से खफा है जब उसने उनकी जुगाड़ की हुई नौकरी को ठुकरा दिया था। हालांकि माँ को लगता है 40 साल के हो जाने के बावजूद भी ये सब कुछ नॉर्मल है और बेटा वुडी कुछ न कुछ तो कर ही लेगा। फेंग वुडी के सोकर उठने से लेकर उसके पूरे दिनचर्या का अच्छा खासा वीडियो बनाकर अपने सीनियर मैनेजर को भेजती है। लेकिन मैनेजर को ये डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो उसे एक लूजर कहता है। उनके मुताबिक ये कोई स्पेशल केस नहीं है, बल्कि आलस से भरे एक इंसान की नाकाम जिंदगी है जो बिल्कुल भी मेहनत करना नहीं चाहता। फेंग उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो मेरा क्लासमेट रहा है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, बहुत होशियार है वो। जिस पर मैनेजर कहता है, अगर वो इतना ही होशियार होता तो आज जिंदगी में सक्सेसफुल होता, ऐसे अपने माँ बाप की कमाई पर फ्री की रोटियां ना तोड़ रहा होता। बेचारी फेंग उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। इस डॉक्यूमेंट्री के लिए उसने काफी मेहनत जो की थी, लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। वो वुडी से मिलकर कहती है, मुझे तुम्हारी माँ से पता चला है कि तुम्हारे पास कोई स्क्रिप्ट है जिसका नाम हियर कम्स फ्रॉम अफार करके है। मैंने उसे पढ़ा भी है और वाकई में वो एक लाजवाब चीज है। क्या तुम उसे डायरेक्ट करना चाहोगे? वुडी के हिसाब से वो नामुमकिन है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री और मूवीज बनाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। फेंग कहती है, तुम परेशान ना हो, आखिर कैमरा और क्रू की ही तो जरूरत पड़ेगी, उनका इंतजाम मैं कर दूंगी। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, वरना जो आदमी 40 की उम्र में लूजर बन गया वो पूरी जिंदगी लूजर ही कहलाएगा। बस ये बात वुडी के दिल पर लग जाती है और वो इसके लिए फौरन तैयार हो जाता है। कैमरामैन रॉनी भी इसमें उनका साथ देने के लिए रेडी हो गया। वो उसे कई तरीके के आइडियाज भी देता है, जैसे कि कहानी की पुरानी फिल्मों की तरह दिखने के लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा लगेगा। साथ ही वुडी अपने घर पर इस फिल्म को डायरेक्ट करने का निर्णय लेता है। माँ यूई पूछती है कि क्या बेटा तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? वो बताता है, इसमें पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस कुछ जरूरी लोग लगेंगे और घर को थोड़ा बहुत चेंज करके हम आराम से अपना काम चला लेंगे। तभी बहन जिंग कहती है, क्या मैं तुम्हारी स्क्रिप्ट पढ़ सकती हूँ? वो कहता है, नहीं, तुम क्या कोई मेरी इन्वेस्टर थोड़ी ना हो। इस पर माँ कहती है, अरे वही स्क्रिप्ट जो मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले पढ़ने के लिए दी थी। ये सुनकर तो जिंग जोर जोर से हंसने लगती है। बेचारा वुडी, उसका कोई सीक्रेट इस घर में सीक्रेट रह ही नहीं गया था। ना जाने उसकी माँ ने इसकी स्क्रिप्ट कितने लोगों को पढ़ा दी थी। अगले दिन जब यूई को अंदाजा होता है कि उसके बेटे के पास पैसे की कमी है
और वो फिल्म बनाने जा रहा है तो वो चुपके से उसे अपने पास बुलाती है और कमरे के निचले दराज को खोलने के लिए कहती है। वुडी को उसमें एक किताब मिली जिसके अंदर ढेर सारे पैसे पड़े होते हैं। माँ कहती है, आधे घंटे बाद तुम्हारे पिता यहाँ आ जाएंगे और ये पैसे ले लेंगे, लेकिन मुझे लगता है इसकी सबसे ज्यादा जरूरत अभी तुम्हें है। ये तुम्हारा आखिरी मौका है और जिंदगी रोजाना मौके थोड़ी ना देती है। ये सब देख वुडी समझ नहीं पाता कि आखिर उसकी माँ कैसी महिला है। एक तरफ तो वो पिता के सामने ऐसे दिखाती है कि वो उनका नाकारा बेटा है, वहीं दूसरी तरफ किसी नन्हे से बच्चे की तरह उसकी जरूरतों का ख्याल रखती है। ये पहली दफा था जब वुडी की ममता की हल्की झलक देखने को मिलती है। जिस समाज में उसके पीठ पीछे ना जाने क्या क्या कहते हैं, अब उसे अपने कंधे पर माँ के हाथ होने का एहसास होने लगा है। वो फटाक से पैसे लेकर रॉनी के साथ कैमरा, रिंग लाइट जैसे अनेकों जरूरी इक्विपमेंट्स खरीद कर ले आता है और घर में सेट करने लगता है। पिता लेंग को छोड़कर सभी किसी न किसी तरीके से उसकी इसमें मदद कर रहे हैं। तभी हमें मालूम पड़ता है कि जिस एक्टर को फेंग ने मूवी के लीड रोल के लिए राजी किया था वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट के सिलसिले में बाहर गया हुआ है। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि ये खबर उसे मायूस कर देती है। रॉनी सामान को वापस पैक करने लगता है। तभी वुडी उसे कहती है, अरे दोस्त, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम ही लोगों ने तो मुझे जीना सिखाया है और अब खुद ही हार मान रहे हो। वो यूई के पास जाता है और कहता है, माँ, क्या आपको याद है बचपन में आप मुझे थिएटर लेकर जाया करती थी जहाँ आपको एक थिएटर आर्टिस्ट की एक्टिंग बहुत पसंद आती थी। क्या वो अभी जिंदा है? माँ कहती है, अच्छा, तुम मिस्टर ली की बात कर रहे हो। बेटा, वो आज के समय में उस थिएटर के लीड एक्टर बन चुके हैं और हमारी उम्र के ही होंगे। इस पर वुडी खुशी से कूदते हुए कहता है, बस ऐसे ही एक एक्टर की तो मुझे अपनी फिल्म के मेन किरदार के लिए जरूरत है। माँ बोलती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मिस्टर ली बहुत ही व्यस्त रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें समय दे पाएंगे। परंतु हकीकत में मिस्टर ली खुद वुडी की तरह निठल्ले पड़े हुए थे और जैसे ही वुडी उन्हें अपनी फिल्म के मेन रोल के बारे में बताता है, वो थोड़ा बहुत दिखावा करके फौरन हाँ कर देते हैं। वही मेन एक्ट्रेस के तौर पर खुद वुडी की माँ यूई परफॉर्म कर रही है। उनको तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा कि जिस एक्टर की वो दीवानी है आज उसी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। आखिरकार शूटिंग शुरू होती है। मिस्टर ली एक क्राफ्टमैन का रोल निभा रहे हैं जो एक महिला के घर जाकर घड़ी बना रहे हैं और उसे पूछते हैं, यांग कहाँ है? जिसके जवाब में हाथों में डायलॉग लिखे यूई फटाफट बोलते हुए बेहतरीन एक्टिंग करती है। सब कुछ बढ़िया जा रहा है, लेकिन इन सब की वजह से मिस्टर लेंग खुद ही अपने घर में चैन से सांस नहीं ले पा रहे, ना ही वो घर में इधर उधर जा पा रहे हैं। यहाँ तक कि आज तो पूरा दिन उन्होंने बाथरूम में बिता दिया क्योंकि बाहर कमरों में शूटिंग चल रही है। वो वहीं सो जाते हैं और जब आंख खुली तो शाम हो जाती है। बाहर निकलकर वुडी से गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी शूटिंग की वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ और अपने ही घर में अनजान बनकर घूम रहा हूँ। तुम्हें ये सब बंद करना होगा। वुडी कहता है, इसमें दिक्कत क्या है? हम शूटिंग दिन में करते हैं, आप शाम को आराम से अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। पिता लेंग ने कहा, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं और वैसे भी कल से मेरी संगीत मंडली के लोग यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो तुम कोई दूसरी जगह देख लो। वुडी उनसे गुजारिश करता है, आखिर मैं यहाँ नहीं तो कहाँ जाऊंगा? मेरे पास इसके अलावा कोई जगह भी तो नहीं है। वो कहते हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तभी उनकी नजर किनारे पर खड़ी फेंग पर पड़ती है जो हाथों में कैमरा लिए अपनी डॉक्यूमेंट्री को फिल्मा रही है, जिसमें वो मैनेजर को ये दिखाना चाहती है कि वुडी जैसे आलसी लोग भी जिंदगी में कुछ कर सकते हैं, वो खुद से लड़कर आगे बढ़ सकते हैं और यही उसकी अपनी कहानी है। अगली सुबह वो सभी घर के बाहर एक मंदिर में शूटिंग शुरू करते हैं, पर तभी वहाँ एक पुलिस वाला उनके पास आता है और पूछता है, क्या तुम लोगों के पास इसकी परमिशन है? मिस्टर ली वुडी की तरफ देखते हैं। उन्हें लगता है कि वो एक डायरेक्टर है और उसके पास तो परमिशन होगी ही, पर असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं था। वुडी पुलिस अफसर को मनाने के लिए उसे पुल के ऊपर बिठाता है और सिगरेट पिलाने लगता है। साथ ही साथ उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ एक शॉर्ट फिल्म फिल्मा रहे हैं, मगर बदकिस्मती से वो उन्हें कुछ पैसे देने की कोशिश करता है। तभी गलती से हाथ लगने की वजह से अफसर नीचे तालाब में गिर जाता है, जिसके बाद वो लोग अपना अपना सामान लेकर वहां से फौरन भाग जाते हैं। वहीं घर पर जब लेंग साथियों के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, अचानक ना जाने कैसे वोल्टेज कम होने के चलते उनके इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देते हैं। लेंग इसके पीछे का कारण जानने के लिए जब उठा तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से एक वायर छत की तरफ जाते हुए दिखती है और जब वो वहां छत पर जाते हैं तो उन्हें सामने पत्नी यूई और मिस्टर ली शूटिंग करते हुए नजर आते हैं। यूई यहाँ शादीशुदा होने के बावजूद भी उस व्यक्ति को पसंद करने लगी है।
और इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है मानो वाकई वो कोई सुपरस्टार हो। इसी बीच मिस्टर ली के सिगरेट पीने की वजह से छत पे सुखाने के लिए डाले गए कपड़े में आग लग जाती है और सबका ध्यान उस तरफ भटक जाता है। पिता लेंग, जो उन लोगों की इस आइडिया से पूरी तरह नाखुश थे, छत पर पत्नी को ये सब करते देख और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। वो वुडी से कहते हैं, एक बूढ़ी औरत जो अपने पति को धोखा दे रही है, यही तुम्हारी कहानी का टॉपिक है क्या? तुम्हें क्या लगता है लोग इसे देखेंगे? वुडी उनसे कहता है, नहीं, मेरी कहानी इस पर नहीं है। मेरी कहानी तो उन लोगों पर है जो अपने अंदर के आजादी को ढूंढ रहे हैं। पिताजी, हम लोग राइटर हैं, हमारा काम ही है एक अलग तरह की मास्टरपीस लिखना। ये सुन लेंग और भड़क जाता है और कहता है, ये कोई मास्टरपीस नहीं है, बल्कि तुम अपनी माँ के स्कैंडल पर फिल्म बना रहे हो और इसे मास्टरपीस कह रहे हो। शर्म की बात है कि उनसे इसमें एक्टिंग भी करवा रहे हो। वुडी को पिता की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। शाम को जब वो माँ यूई से इसका जिक्र करता है तो वो बताती है, हाँ, तुम्हारे पिता जानते हैं कि मैं एक थिएटर आर्टिस्ट पर फिदा थी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा उसके साथ कोई संबंध था। मैंने हमेशा अपने दायरे में रहकर सब कुछ किया है। लेकिन मुझे पता है तुम्हारे पिता का चक्कर एक डॉक्टर के साथ चल रहा था, परंतु हमने कभी इस बारे में एक दूसरे से बात नहीं की, क्योंकि जिंदगी की रेसिपी में कुछ सीक्रेट हमेशा मसालों की तरह छुपे रहना चाहिए। यही सच्चाई है। अगले दिन से ही शूटिंग फिर से शुरू हो जाती है, जहां रॉनी अपने ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे से पूरी स्टोरी को 90 के जमाने में फिल्मा रहा है। वहीं बगल में किसी न्यूज रिपोर्टर की तरह हाथों में कैमरा पकड़े फेंग वुडी के ऊपर बना रही अपने डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में उससे जुड़े हर एक छोटी से बड़ी चीज रिकॉर्ड करने से पीछे नहीं हटती, जिससे हमें साफ साफ समझ आ रहा है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो फिल्में बन रही है। एक वो जिसे वुडी अंजाम दे रहा है और दूसरी खुद 40 साल के वुडी की जिंदगी से दो हाथ करने की। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। फिल्म अपने अंतिम पड़ाव पर आ गई है। परंतु दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी ना जाने कहां से एक ऐसा हादसा होता है जो अंदर से पूरी तरीके से सभी को तोड़ कर रख देता है। और कुछ ऐसा ही एक रोज शूटिंग के दौरान देखने को मिला, जहाँ यूई अचानक कमरे में गिर गई और फिर कभी नहीं उठी। मालूम पड़ा कि वो एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी, जिसके बारे में उन्होंने कभी भी किसी को नहीं बताया। लेकिन हमेशा से थिएटर और एक्टिंग का शौक रखने वाली यूई को जब जिंदगी के अंतिम क्षणों में एक्टिंग का मौका खुद उसके बेटे ने दिया, तो इस पल को उन्होंने उल्लास के साथ जिया। ये वो पल था जिसने उन्हें जिंदगी की सबसे अधिक खुशियां दी। उनका यूं चला जाना पूरे परिवार के लिए किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं था। हर कोई टूट चुका था। पति लेंग को तो सदमा सा लग गया है। शायद इस सदमे को झेलने के लिए वो अभी तैयार नहीं थे। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्री फेंग ने वुडी पर बनाई थी, वो उसके मैनेजर ने न केवल बिना उन्हें बताए रिलीज कर दिया, बल्कि सारा श्रेय भी अपने ऊपर ले लिया है। यहाँ तक कि बीच की कहानी में जहाँ यूई की मौत हुई है, वो सब भी इसमें फिल्माया गया था, जिसके चलते डॉक्यूमेंट्री को कई अवार्ड भी मिलते हैं। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में वुडी को फेंग ने नेचुरल तरीके से दिखाया है कि कैसे वुडी बीजिंग से अपने शहर वापस आ गया। उसकी नाकामयाबी से घर वाले कितना परेशान थे। पिता ने तो एक बार उसकी नौकरी तक लगवाई थी, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया। बहन के लिए वो सिर्फ एक नाकारा भाई था, लेकिन माँ यूई का राज दुलारा था, जो हमेशा सीधे रास्ते पर चलकर जीवन जीने की कोशिश करता है। यहाँ ये भी बताया जाता है कि वो अपने पिता से काफी डरता था। शायद इसी वजह से आम लड़कों की तरह अपने बचपन को आजादी से नहीं बिता पाया। एक रोज उसके दिमाग में अपनी माँ को एक्ट्रेस बनाने का आइडिया आया और उनकी कहानी पर एक शॉर्ट फिल्म बना दी। बतौर डायरेक्टर उसने बहुत ही अच्छा कास्ट किया। बिना मेकअप, बिना प्रिपरेशन, कॉस्ट्यूम भी नहीं, यहाँ तक कि बिना फंड की शूटिंग शुरू की। हालांकि इन सबके बीच उसके पिता सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनकर सामने आए, जिन्हें लगता था कि ये कहानी उसकी माँ की असली कहानी है। हर कोई वुडी के डॉक्यूमेंट्री की प्रशंसा कर रहा है। इंटरनेट पर लाखों करोड़ों लोगों ने इस पर कमेंट भी किया है। अगल बगल सिर्फ और सिर्फ इसी की चर्चाएं चल रही है। जब लेंग अपनी पत्नी को यूं एक्टिंग करते देखता है तो उसकी आंखें नम हो जाती है। बस अफसोस था तो इसे पूरा ना हो पाने का। अगले दिन वुडी घर का कुछ सामान लेने के लिए शॉपिंग मॉल जाता है तो उसकी नजर सामने पड़ी मसाज चेयर पर पड़ती है, जिसे वो कभी अपनी माँ के लिए खरीदना चाहता था, लेकिन आज इसे लेकर भी क्या करेगा। थोड़ा दूर जाता है और फिर वापस जाकर उसी पर बैठता है और अपनी माँ को याद करने लगता है कि आखिर कैसे वो इस मॉल में आती तो 2-3 मिनटों के लिए इस पर आराम जरूर फरमाती थी। कुछ देर बाद वहाँ फेंग से मिलता है, जो उसे बताती है कि उसे अगले हफ्ते बीजिंग चले जाना होगा। उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी है। वुडी थोड़ा उदास जरूर होता है,
लेकिन अपने जज्बातों को छुपाकर बस इतना कहता है कि अगर वहाँ कोई ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। जिसके बाद घर पर किचन में काम करते वक्त उसे एक बार फिर से अपनी माँ का ख्याल आया, जहाँ यूई फोन पर एक्टिंग सीख रही थी। उन्हें विश्वास था कि 81 साल की एक एक्ट्रेस की तरह वो भी मौका मिलने पर ऑस्कर जीतेंगी। वुडी कहता है, हाँ जरूर, ये भी कोई पूछने की बात है। वैसे माँ, आपको अफसोस नहीं होता? आप उम्दा डांसर थी और बीजिंग डांस स्कूल में आपका दाखिला भी हो चुका था, लेकिन फिर भी आप वहाँ नहीं गए। आखिर क्यों माँ? वो कहती है, तब तुम लोग बहुत छोटे थे, ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत तुम लोगों को मेरी थी। अब मेरा तुम लोगों के साथ रहना ज्यादा जरूरी था ताकि तुम लोग अपने अपने सपनों को पूरा कर सको। वुडी पूछता है, क्या होगा अगर ये आखिरी मौका भी मैं गंवा दूं तो? जो पिक्चर मैं बना रहा हूँ वो फ्लॉप हो गई तो? यूई कहती है, बेटा क्या तुम बगल में रहने वाले जियांग को जानते हो? पिछले साल कैंसर के चलते उसकी मौत हो गई। वो जब जवान था तो अपने बिजनेस में पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उसने कभी शादी भी नहीं की थी और ना ही उसका कोई भाई बहन था। वो बस अपनी माँ के साथ अंतिम समय तक रहा। रोजी रोटी के लिए वो बच्चों को पियानो सिखाता। आखिर में जब उसकी मौत नजदीक आई तो एक दिन वो तुम्हारे पिता से मिलने के लिए आया और उसने अपनी एक स्टूडेंट के बारे में बताया जो कि बहुत होशियार है। उनसे लगता है कि वो जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। बस इसीलिए उसके लिए किसी अच्छे पियानो टीचर को ढूंढने में मदद कर दे, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि अब वो ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। परंतु फिर भी उसने अपनों की चिंता की। बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कई तरह के लोग देखे हैं। जियांग सक्सेसफुल तो नहीं था, लेकिन वो एक अच्छा इंसान था और हम सभी उसे आज भी याद करते हैं। इसीलिए जिस तरह हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, ठीक उसी तरह जरूरी नहीं हर इंसान सफल हो। कभी कभी सफलता हमारे चरित्र को चमकाती है। बस जरूरी है तो ये याद रखने की कि आखिर हम कौन हैं। बाकी हार जीत तो लगी रहती है। समझी मेरी बात? इसी के साथ वुडी अपनी माँ की बातों से बाहर निकलता है और सामने पिता को देखता है, जो न जाने कितने दिनों बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और वुडी से पूछते हैं, तुम्हारी मूवी के कितने पार्ट अधूरे रह गए हैं? मुझे पता है हम लोगों के लिए ये बहुत ही मुश्किल भरा समय है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी माँ हार मानने वालों से सख्त नफरत करती थी। पिता के द्वारा बोली गई चंद लफ्ज उसके दिमाग में बैठ गए। अगली सुबह एक बार फिर से हम सभी को वुडी के घर पर देखते हैं। बेहद नम आंखों के साथ सभी कास्टिंग शुरू करते हैं। हैरत की बात है कि यहाँ मिस्टर ली, जो यूई को पसंद करते थे, वो शहर को छोड़ने से पहले आखिरी बार उसे एक कॉन्सर्ट में इनवाइट करते हैं और फिर मूवी में हम यूई को देखते हैं बिल्कुल उसी लिबास में किचन में आइसक्रीम बनाते हुए। ऐसा लग ही नहीं रहा कि अब वो हमारे बीच नहीं रही। और फिर आगे की कहानी में इस रोल को कोई और नहीं बल्कि उसके पिता लेंग अदा कर रहे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है वाकई यूई सामने खड़ी है। सभी लेंग को देखकर भावुक हो जाते हैं, यहाँ तक कि खुद दर्शकों की आंखें भी भर आती है। इसके बाद हमें 3 साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है। यहाँ यूई की कब्र पर श्रद्धांजलि देने आए वुडी और जिंग को देखते हैं। जिंग भाई से कहती है वो परसों शेजन शहर जा रही है और वहीं पर अपने दोस्त के साथ एक जिम खोलकर आगे का जीवन बिताएगी। वुडी उसे अपने पर्स से निकालकर कार्ड देता है और कहता है, मैंने तुम्हारी शादी के लिए पैसे जमा करके रखे थे, उम्मीद करूंगा काम आएंगे। पहले तो जिंग इसके लिए मना कर देती है, लेकिन फिर ज्यादा जबरदस्ती करने पर उसे रख लेती है। यहाँ वो भाई को बताती है कि मैंने आपकी फिल्म को फिल्म फेस्टिवल के लिए भेज दिया है, हो सकता है आपके पास फोन आए। पर वुडी अपनी फिल्म को शायद किसी को नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि ये उसके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि उसकी माँ की आखिरी जीती जागती निशानी है, जिसे वो हमेशा अपने दिल के करीब रखना चाहता है। दोनों वहाँ से जाने के लिए टैक्सी में बैठते हैं, लेकिन ये टैक्सी वुडी की होती है। अब यही उसका रोजगार है। यहाँ उसे एक सवारी भी मिल जाती है। तभी रास्ते में जाम लगने की वजह से उसे अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। अचानक सामने एक और गाड़ी खड़ी होती है, जिसमें एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बैठा हुआ है, लेकिन ये महिला कोई और नहीं बल्कि फेंग होती है, जिसे देख वुडी के चेहरे की रंगत बदल गई। फेंग उसकी जिंदगी की उन चुनिंदा शख्सियत में से एक थी जिन्होंने उसे जीना सिखाया, परंतु बाकी सभी अपनों की तरह वो भी उससे दूर हो गई और अंत में वो अकेला अपने पिता के साथ दिल में माँ की यादें लिए जिंदगी गुजारने के लिए तैयार है। खाते हुए उसे अपनी बहन का एक मैसेज मिलता है, जिसमें एक वीडियो होती है। ये वीडियो उसके पिताजी की है, जिसमें उन्होंने अपने बेटे वुडी की तारीफ की है, उसे उसकी माँ की तरह जुनूनी बताया है। साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया है कि उनके घर में हर कोई राइटर बनना चाहता था, यहाँ तक कि वो खुद भी। लेकिन अफसोस वो अब सिर्फ रिपोर्ट लिखते हैं। हालांकि उनका बेटा उनसे अलग है, वो जैसा दिखता है उससे बिल्कुल हटके है। और इसके साथ ही बाप और बेटे का गिला शिकवा भी दूर हो गया। वुडी उम्र भर
अपनी माँ की कही बातों पर अमल करता रहा कि जिंदगी में कई तरह के लोगों को देखा है, मगर सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, जिसे लोग मरने के बाद भी उसकी अच्छाई के लिए याद करें। इसके साथ ही ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है।